हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में अगेन वही हमारा चलने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जब तक बगिया न उतेर देना तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। तो आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आगे बातें चलेंगी। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग ने जाना था कि बॉन्डिंग क्या होता है, लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो उनके लेविस ऑक्टेट रूल को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कौन कौन से उसे मान लेते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं यानी उससे वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों की कहानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में थी। बाद में आई हम लोगों की लेक्चर नंबर टू। लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने समझा था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे सेंट्रल एटम समझ पाएंगे, कैसे क्या रूल्स होते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। ओके इसके बाद हम लोगों ने जाना था एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में, एंड देन हम लोग स्विच आउट कर गए थे सब सेल्स के बारे में। एंड मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि एक्साइटेशन थियरी के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, कोर पार्ट समझ के, यानी उसका एक निष्कर्ष निकाल दिया था। अभी भी पूरा एक्साइटेशन थियरी नहीं गई है हमें पास, ठीक है। तो अभी हम एक्साइटेशन थियरी को आज खोल देंगे पूरा का पूरा। कोई भी क्वेश्चन आए आप ज़रूर से सॉल्व कर लेंगे। और आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें समझेंगे, जैसे एक्साइटेशन थियरी का पूरा बगिया उघरेंगे। इसके बाद फिर डी सब सेल, जहाँ पर हमारा सस्पेंस था, जहाँ पर कहानी रुक गई थी, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि आखिर हमारे पास डी ऑर्बिटल 6 थे। इसके बाद 5 कैसे रह गए, जानने वाली बात है। 2 कहाँ, एक कहाँ गया हमारा? एक नहीं बल्कि दोनों के दोनों गायब हो गए। उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, दोनों की जगह तीसरा आ गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, करप्शन यहाँ कैसे चल सकता है भाई, ठीक है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम लोग आज वैलेंस बॉन्ड थियरी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को, जो कि हर जगह ज़रूरी है, हर चैप्टर में काम आने वाला है, हर जगह अपनी टांग फंसाता है। तो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं हम डी सब सेल्स के बारे में। तो डी सब सेल्स के बारे में सोचो, क्या याद आता है, कैसा लगता होगा डी सब सेल्स? डी सब सेल्स कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, यानी 4 लोब की कंडीशन बन रही होंगी, है ना। हम लोग अब तक पी सब सेल्स के बारे में जाने थे कि पी सब सेल एक डम्बल शेप का होता है जिसमें 2 लोब्स होती हैं, है ना। अगर मैं पी की बात करूं तो पी हमारा कौन सा होता है, सोचो। पी होता है हमारा डम्बल शेप का, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ। और यहाँ पर कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स। एस कैसा होता है? एस हमारा होता है स्फेरिकल। और कितने लोब्स होते हैं? केवल 1 लोब्स। गरीब है बेचारा, ठीक है, लेकिन मस्त है, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं डी सब सेल के बारे में। तो डी सब सेल्स कौन से होते हैं? इनके पास डबल डम्बल होता है ना। डबल डम्बल और 4 लोब्स होती हैं। देखो, ये हो गया मेरा एक डम्बल और ये हो गया मेरा दूसरा डम्बल, ठीक है। यानी यहाँ पे चेक करो तो दोनों एक एक एक्सिस पर भी हो सकते हैं, नॉन एक्सियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 4 लोब्स हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। डी सब सेल के बारे में कुछ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अब तक जाना। अब तक हम लोगों ने जाना कि डी सब सेल हमारे डबल डम्बल होते हैं, डबल डम्बल्ड, ओके। डबल डम्बल शेप का होता है, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। और क्या जाना हम लोगों ने? इसमें 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब्स, ओके। हमारे पी में 2 लोब्स, एस में 1 लोब्स और डी में 4 लोब्स होती हैं। पर अभी आपका यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि अभी डी में एक एक्सेप्शन जिसे आप लोग याद कर लेते हो, जो कि याद करने लायक कुछ होता नहीं है, पर इसमें एक एक्सेप्ट होता है, 4 लोब्स वाला नहीं रहता है, वो कुछ और ही लोब्स का होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अभी जानेंगे, ठीक है। आते हैं उसके बारे में, जहाँ पर कहानी रुकी हुई थी वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा
मैं बेस दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक डी सबसेल के बारे में जाने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सॉरी फेजियल, उन्हें ग्राफिकल भी बोलते हैं। फेज क्या होता है? फेज हमारा ओरिएंटेशन को दर्शाता है। ठीक है, फेज मीन्स ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये ऐसा अगर मैंने ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, और मैं इसका फेज दिखाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चार्ज नहीं है, ये फेज है, किस ओरिएंटेशन में है ये दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमारा चार्ज नहीं है, ये फेज है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग डी सबसेल के बारे में। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं डी सबसेल को। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल की, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन को समझते हैं। एक्सियल मतलब क्या हुआ? किसी एक्सिस के अलोंग, है ना, किसी एक्सिस के अलोंग हमारे जब रहेगा दैट टर्म्स एज एक्सियल। तो एक्सियल को हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। चूँकि डबल डम्बल है, 2 डम्बल है, यानी हम इसे केवल 2 एक्सिस पे दिखाएंगे। तीसरा अंडरस्टूड यार, तीसरा ऐसे एकदम ऊपर मान लेना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, ओके, और ये हो गया मेरा वाई और ये हो गया हमारा जेड, फिर ये हो गया मेरा जेड और ये हो गया मेरा एक्स। ओके, नाउ अब चेक करते हैं कि हमारा डबल कहाँ रहेगा। तो हम लोगों ने पिछली बार ड्रॉ किया था कि ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे है। ओके, और इधर की बात करें दूसरे वाले पे, यस, ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे। और तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला कुछ हमारा इस कैटेगरी का होगा। ओके, तो देखिए तीनों मैंने दिखा दिया, तीनों हमारे एक्सियल ही हैं, नॉ एक्सियल हैं। ठीक है, तो तीनों किसी न किसी एक्सिस पर बिलोंग कर रहे हैं। हमारा ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है मेरा डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये है मेरा डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक्सियल है। बात करते हैं नॉन एक्सियल की। नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल पोजीशंस कौन कौन सी होंगी? ठीक है, तो नॉन एक्सियल पोजीशंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस ऐसी नहीं रह जाएंगी, हमारी नॉन एक्सिस का पाथ किया गया है, तो हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाएंगे। मतलब क्या, चेक कीजिए, कुछ ऐसे, सॉरी नहीं गलत था, यस, इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं तो यार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो यस, नाउ हमारे पास 3 एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ये हो गया y, और ये हो गया z, और ये हो गया z, और ये हो गया x। ठीक है, नाउ अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो नॉन एक्सियल बोला है, यानी एक्सिस पर नहीं लेकर जाना है, यानी एक्सिस के बीच में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो एक्सिस के बीच में लेकर के जाएंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। ओके, ये बहुत टेढ़ा होता है बनाना, यस, ये ऐसे देख रहे हो, ये किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये प्लेन के अलोंग है ना, किसी एक्सिस में नहीं है, ये किसी भी एक्सिस नहीं, दोनों एक्सिस के बीच से जा रहा है। ठीक है, ओके, ये कौन सा हमारा डी हो गया? ये हो गया हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, एक्स जेड। ठीक है, या डी जेड एक्स कोच भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नाउ लेकिन हमारे पास कितने डी है? हमारे पास कुल मिला के डी के 6 ऑर्बिटल्स है।
ओके। और वहीं दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि नहीं, डी के केवल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहाँ गए? अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि आपने इसको देखा होगा, इसको, हाँ ये दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, पर ये दोनों नहीं दिखते। ये दोनों नहीं दिखते हमें। ये दोनों कहाँ जाते हैं भाई? ये दोनों कहाँ जाते हैं? इसका जवाब आपको एक्सेप्शन रटने से नहीं मिलेगा। इसका जवाब होता है कि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग यानी एक्सियल पोजीशन के दो ऑर्बिटल्स आपस में कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और मिक्स हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड द मिक्सिंग। मिक्सिंग में ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना होते हैं, एक दूसरे के अंदर समाना नहीं होता। ठीक है, मिक्सिंग में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मैं और तुम एक दूसरे में घुस जाते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग तो भाई बस हाथ पकड़ने तक रहता है। ठीक है, तो एक्सियल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है यहाँ पर, यानी मिक्स हो जाते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा मिक्स हो गए तो क्या कहानी हो गई? कहाँ चले गए? मिक्स होकर एक बन जाएंगे, ये बात पहले क्लियर हो गई। हाँ जी, क्लियर हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मैं इसका फेज देखूंगा, इसीलिए मैंने बताया था फेजियल। फेजियल रिप्रेजेंटेशन में चेक कीजिए तो ये प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, आगे लेकर के जाता हूँ तो ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, बात करते हैं एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। ओके, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि हमारे दो ऑर्बिटल, दो डी के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे में विलीन हो जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं, समा जा रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा ऐसा और ऐसा, ठीक है, और ये रहा मेरा Z Z, और ये रहा मेरा Y, ठीक है, और ये रहा मेरा, सॉरी अच्छे से दिखाना है मुझे, ओके, ओके, ये रहा मेरा Z और ये रहा मेरा X। देखिए, ये दोनों आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी मिल जा रहे हैं, घुल मिल जा रहे हैं एक दूसरे से, गले ही मिल जा रहे हैं, एकदम घुस जा रहे हैं अंदर। अगर मैं इसका फेजियल रिप्रेजेंटेशन देखूं, यानी अगर मैं इसका ओरिएंटेशन देखूं, तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, ऊपर नीचे वाले प्लस होते हैं, साइड साइड वाले माइनस होते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हम समझ गए ये डी में होता है, पी में नहीं। ठीक है, चलो हम इतने समझ गए इन दोनों लोब्स की क्या ओरिएंटेशन है। अब अगर ये मान लो मिक्स करते हैं, अब अगर ये मिक्स करते हैं तो सोचो अगर मैं एक यस, ये जेड, ये भी जेड, दोनों अगर मिक्स कर रहे हैं और दोनों का ओरिएंटेशन सेम है ना, तो मतलब ऐसे समझो कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो और आपके साथ भी कोई नॉर्थ में जाने वाला मिल जाए, डैट इज़ बाइक वाला कोई होगा, बाइक ड्राइवर या फिर कार ड्राइवर, तो आप लोगों की बड़ी अच्छी समझ जाएगी कि तुम भी नॉर्थ में जा रहे हो, मैं भी नॉर्थ में जा रहा हूँ, चलो चलते हैं साथ में। स्पीड बढ़ा जाएगी, दोनों लोग बैठ जाओगे गाड़ी में और भाग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों अपोजिट हो, मैं जा रहा हूँ नॉर्थ, तुम जा रहे हो साउथ, ठीक है, तो क्या हम दोनों साथ जा पाएंगे? क्या
क्या हम लोग साथ जा पाएंगे? कतई नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ समझिए, अगर मैं केवल जेड एक्सिस की बात करूँ तो जेड एक्सिस में ये दोनों आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। अच्छा, ओवरलैप नहीं, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करेंगे तो अच्छा देखो इनका प्रेजेंटेशन कैसा है। फेजियल प्रेजेंटेशन चेक करते हैं यानी ओरिएंटेशन चेक करते हैं, तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। यानी मैं बात करूं कि ये दोनों, एक मिनट मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। ओके, नो, ये दोनों एकदम सेम फेस के हो गए, ठीक है, ये दोनों भी सेम फेस के हो गए, है ना, ये दोनों के दोनों सेम फेस के हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे, आपस में मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करके क्या करेंगे, बूम हो जाएगा, है ना, बूम हो जाएगा, मतलब बड़े हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। यानी जाहिर सी बात है, कंक्लूजन में हमारा जेड एक्सिस पे तो बहुत भयंकर सा आ गया कुछ ऐसा। ओके, ये रहा मेरा जेड वाला, ही करते हुए आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ठीक है, मिक्सिंग हो गई। अच्छा, दूसरे वाले की बात करो, वाई और एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वाई और एक्स ऐसे हैं, अगर ये एक्स है, ठीक है, दिख रहा है, अगर ये एक्स है तो वाई ये रहेगा, है ना, एकदम परपेंडिकुलर ऐसा कुछ। तो अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे दोनों सेम फेस के हैं, लेकिन दोनों के परपेंडिकुलर हैं, साथ साथ नहीं हो पा रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो मिक्सिंग होगा, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, देखिए ये मेरा एक्स वाला, ठीक है, और वाई वाले को मैं दूसरे कलर से चेक करता हूँ, और ये वाला मेरा हो गया वाई वाला, ठीक है। तो ये वाला एक्स हो गया, ये एक्स, इसे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरा, यहाँ से दिखाता हूँ, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरा एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स। तो एक्स और वाई को देखिए, इसकी बात तो खत्म हो चुकी है। एक्स और वाई को देखिए, ये सब के सब माइनस में है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो अब देखिए क्या इन दोनों में ओवरलैपिंग हो पाएगी, ये देखिए ऐसे, तो क्या डायरेक्ट जुड़ रहे हैं ऐसे? नहीं ना, अगर डायरेक्ट जुड़ते तो बूम हो जाते, बड़े बड़े हो जाते, कहते कि मेरा भी मिक्सिंग हो गया भाई। लेकिन ये ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे, दोनों के दोनों सेम ओरिएंटेशन में है, चारों के चारों लोब सेम ओरिएंटेशन में है। मतलब इन दोनों में सामने सामने मिक्सिंग नहीं हो रही है, कुछ ऐसे मिक्सिंग हो रही है ना। देखो सबके सब हैं हमारे किस में, माइनस, यानी सेम ओरिएंटेशन, सेम फेज में है, तो आपस में ही एक डिस्क का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, है ना, डिस्क का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। ये वाला अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे, तो देखो ये वाला इससे जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ा, क्या बन गया ये हमारा डिस्क बन गया। तो कहोगे ये ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे है ना, ये जेड वाला ऐसे आके रखा है, तीनों परपेंडिकुलर है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्क का फॉर्मेशन हो गया है ना, डिस्क का फॉर्मेशन हो गया है। यानी अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा हाईलाइटर लिया मैंने, ओके, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी डिस्क का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको तो मुझे किसी दूसरे रंग से रंगना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है, इसको मैं येलो रंग से कर देता हूँ, होगा ही नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, यस, ओके,
कोई कलर ही नहीं चल रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, ये कलर ही नहीं चल रहा है यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड होने की वजह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा एक डिस्क का फॉर्मेशन हो जा रहा है, डिस्क का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और हमारा जो रिजल्टिंग दिखेगा, रिजल्टिंग मेरा कुछ ऐसे दिखेगा। देखो ये रहा मेरा डी वाला, ठीक है, ये डी, और यहाँ पर मेरा ऐसा कुछ जेड, ये डी जेड स्क्वायर हो गया। ये देखो जेड वाला आपस में आके जुड़े हैं, है ना, जेड वाले आपस में, दो जेड वाले आपस में आके जुड़े, डी जेड स्क्वायर। बाकी तो ये सर्कुलर डिस्क हो गया, तो इसका कोई एक्सिस ही नहीं है, इसका कोई एक्सिस ही नहीं है, इसका तो एक्स वाई प्लेन में ही है ना, एक्स वाई प्लेन में डिस्क बनी है, एक्स वाई में ही रह गई, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसे हो गई, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, हमारा फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं दूसरे रंग से रंग दूँगा तो अच्छा लगेगा, काफ़ी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेके चलता है, हाँ चला, तो चलो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज माई डी जेड स्क्वायर, फाइनली वी गेट बाय एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग की वजह से डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले आपस में मिल जाते हैं। मिल जाने से क्या होगा, जेड स्क्वायर के दोनों लोब्स आपस में मिक्स कर जाएंगे, सेम ओरिएंटेशन सेम फेज होने की वजह से बूम हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्स वाई चूँकि दोनों परपेंडिकुलर में होते हैं तो एक दूसरे से, और सेम फेज में हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर लेंगे, एक डिस्क का फॉर्मेशन कर देंगे, एक प्लेन में डिस्क का फॉर्मेशन कर देंगे, और हमारा जेड ऐसे है कुछ, ठीक है। तो जेड हमारा कुछ ऐसे है, ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं जेड दिखता कैसे, ये वाला ऑर्बिटल दिखता कैसे, देखो ऐसा कुछ है ना। ये वाला जो हमारा कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा हो गया एक्स वाई में डिस्क, और ये हमारा हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जेड का है, ओके, और ये वाई एक्स वाई में बना प्लेन है मेरा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि दरअसल क्या चल रहा था ये, ठीक है। चलिए समझते हैं। और ये रहा मेरा कुछ पूरे के पूरे जो अब तक मैंने गाथा रची है, ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन वाला, ये वाला इस पे है। देखो ये डी एक्स वाई, ओके, और डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मैं बोलूं कि हमारा जो एक्सियल वाले पर था, जो भी मैंने वहाँ पर चेक किया था, ठीक है, हम लोग तो एक्साइटेशन थियरी में आ गए, यस। जो हम लोगों ने डी जेड स्क्वायर को समझा था, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ चेक करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डी जेड स्क्वायर में अब बताओ कि कितने लोब्स हैं, है ना, हमारा डी जेड स्क्वायर ऐसा था कुछ, ओके, और ऐसे मेरा ये था, ठीक है, ये मेरा डी जेड स्क्वायर है। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आस्किंग टू यू कि अब बताओ इसमें कुल कितने लोब्स हैं, लोब्स कितने हैं, ओके। अब बताओ, अब आप कह सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 4 लोब्स होते हैं, डी हमारा डबल डम्बल होता है, डी हमारा डबल डम्बल होता है, यानी 4 लोब्स होते हैं, तो यहाँ पर भी 4 लोब्स होंगे। अजी नहीं, यही तो समझना था, यही तो हमें समझना था। कैसे समझना था भाई, हमें यही समझना था कि ये यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करो कितने लोब्स मिक्स किए हैं, कितने लोब्स मिक्स किए हैं, यहाँ पर 2 लोब्स मिक्स किए हैं, यहाँ पर 2 लोब्स मिक्स किए हैं, और यहाँ पर हमारा 4 लोब मिक्स किया है, यानी कुल मिलाकर यहाँ 8 लोब्स हैं, 8 लोब्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्यों बोला, ये देखो दिखाता हूँ मैं, यस, ओके, कहाँ थे हम, यस। यहाँ पर ये दोनों
ये दोनों कुल मिला के 4 ये कुल मिला के कितने हो गए 8 लोब्स। 8 लोब्स के मिक्सिंग की वजह से हमारा डी जेड स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि डी ऑर्बिटल्स में या डी सबसेल्स में कितने लोब्स होते हैं, तो हम कहेंगे भाई एक्सियल नॉन एक्सियल में 4 लोब्स होते हैं। एक एक्सियल यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 4 लोब्स होते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर में 8 लोब्स होता है। ठीक है, 8 लोब्स होता है। और दूसरी बात जानने वाली क्या बात है, प्योर डी ऑर्बिटल। प्योर डी ऑर्बिटल की नहीं कहेंगे भाई, कौन कौन से होते हैं, केवल डी से, जहाँ मिक्सिंग ना हुई हो। ठीक है, तो मिक्सिंग नहीं हुई किसमें, एक नॉन एक्सियल है, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सारे के सारे एक एक्सियल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी के सारे नॉन एक्सियल वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इम्प्योर या मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, इम्प्योर या मिक्स्ड डी ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, डी जेड स्क्वायर। ओके, तो डी जेड स्क्वायर यहाँ पर मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इनके नोडल प्लेन की, ठीक है, इनके नोडल प्लेन की बात करूँ, नोडल प्लेन कौन सा होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाने जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ना। क्या लिखा बोला मैंने, द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इज वेरी लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नोडल प्लेन की बात करूँ तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, सोचो नोडल प्लेन कौन सा हो सकता है इस केस में। इस केस में नोडल प्लेन हमारा यहाँ पर कोनिकल टाइप का होता है। देखो कोनिकल, ठीक है, अगर मैं कोनिकल लूँगा तभी कहीं जा कर के मेरा कोई भी प्लेन नहीं कटेगा और यहाँ पर हमें 0 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये ऐसे ओके, कोनिकल शेप लेंगे ताकि हमारा जो कहीं पर भी कोई चीज़ कोई लोब कटे नहीं। जब कटेगा नहीं इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा वो नोडल प्लेन सक्सेसफुल रहेगा। वही हमारा नोडल प्लेन रहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी बहुत ही कम रहेगी, बहुत ज़्यादा ही कम रहेगी। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे, अच्छे से जान चुके होंगे। अगर मैं बात करूँ शेल्डिंग इफेक्ट की, है ना, शेल्डिंग इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा। देखिए आपको बता दूं, शेल्डिंग इफेक्ट हमारा कौन ज़्यादा शो कर सकता है। तो शेल्डिंग इफेक्ट एज वी नो कि हमारा यहाँ पर चेक कीजिए, कहाँ गया, इसमें अगर मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। यस, अगर मैं डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर की बात करूँ और बाकी की सारी बात करूँ, जैसे मैं डी एक्स वाई को ले लेता हूँ। ठीक है, तो डी एक्स वाई को अगर मैं लिया तो ये कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, और ये ऐसे, ठीक, और ये हो गया y और ये हो गया z, सॉरी x। तो एक्स वाई की बात करूँ तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो ऐसे बिखरी पड़ी है, यानी यहाँ है ना, यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बट गई है चारों लोब्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ जाने की वजह से इसका शेल्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना डी जेड स्क्वायर का होगा। क्योंकि कि यहाँ पर भी अगर आप चेक कर सकते हो, इसे मैं दूसरे कलर से बनाऊँ कि वैसी कलर से, चलो इसी से बना देता हूँ। देखो यहाँ पर भी हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऊपर से यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। 8 लोब्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लग रही है, क्या करेगी, बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगी, किसी को भी आएगा बहुत ज़्यादा देरी से ठेल देगी, कहेगी हमारे क्या नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पर शेल्डिंग इफेक्ट डी जेड स्क्वायर की बहुत ज़्यादा होती है, नोट कर लो। क्या बोला मैंने, शेल्डिंग इफेक्ट
इफेक्ट की बात करूं तो डी जेड स्क्वायर इज मैक्सिमम शो करता है शेल्डिंग इफेक्ट को। तो आई होप अब आपको डी जेड के बारे में समझ चुके होंगे, डी जेड स्क्वायर्स के बारे में यानी डी सबसेल के बारे में आप समझ चुके हो। अभी इसके बारे में इसकी जो अभी एप्लीकेशंस है ना वो फर्दर आगे आने वाली हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी भी वो कहानी कंप्लीट कर चुका हूँ, पर अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कब, अभी नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे जब ओवरलैपिंग समझेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन समझेंगे, देन यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि कौन सा डी ऑर्बिटल्स कैसा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कौन सा डी ऑर्बिटल किस बॉन्ड के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एक्साइटेशन थियोरी के बारे में, जो कि अभी हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। अब उसके बारे में दिल खोल के समझने वाले हैं कि दरअसल एक्साइटेशन में ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, जिसके बारे में हमें ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, कि आखिर एक्साइटेशन ऐसा क्या करवा देता है। एक्साइटेशन में अभी आपको मैंने बताया कि वैलेंसी डिफरेंट वैलेंसी शो होती हैं, है ना, जैसे नाइट्रोजन द्वारा अलग वैलेंसी शो की जाती है और फास्फोरस द्वारा अलग वैलेंसी शो होती है। कार्बन अच्छा सोचो, आपने सोचा है कि कार्बन को तो हीट दिया नहीं, है ना, तो ये ससुरा कैसे है अपने आप मन में, क्यों? अब आप इसे कहोगे एक्सेप्शन। मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन नहीं है, सोचो ज़रा। सबसे पहले आपको इसकी थियोरी क्लियर होनी चाहिए कि दरअसल एक्साइटेशन होती क्यों है, ठीक है। एक्साइटेशन इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, यही सिंपल परिभाषा है जो आपको भी पता है, हमको भी पता है। कहोगे कुछ नया बताओ, ठीक है, नया समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, बात कार्बन की करें, ठीक है, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन में हमारा होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ 1s2 2s2 2p2, ओके। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये कुछ ऐसा होता है, यस, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डालता हूँ, ये रहा 1 2 1 1, ओके। तो ऐसा होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। क्या बोला मैंने, कुछ तो बोल गया, ये मैंने बोला कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, ओके। बात जब हम एक्साइटेड स्टेट की करते हैं, एक्साइटेड स्टेट की करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा ये वाला जो उठकर है चला जाता है यहाँ, है ना, वहाँ चला गया, तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया x और ये हो गया हमारा p। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रह गए, इलेक्ट्रॉन हमारा रह गया कुछ एक, ये एक और ये एक, ठीक है, इतना ही है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अब जो कार्बन किसी से रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, लेकिन सवाल आता है ऐसा क्यों भाई, हम यहाँ पर हीट वीट तो किए नहीं, कार्बन अपने आप है। अगर कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ रहा है, जैसे CH बॉन्ड बना रहा है तो भी 4 बनाता है, किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ता है तो भी 4 बनाता है, अपना बार यही करता है भाई, अपना गुंडागर्दी। हम तो बता दिए थे उस दिन कि अपने से जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक्साइटेशन शो करेगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बाद साथ बॉन्ड बनाएगा तो लो वैलेंसी शो करेगा। लेकिन कार्बन तो ऐसा नहीं कर रहा, कार्बन को तो ज़्यादा करना चाहिए था, कार्बन को तो यहाँ पर केवल 2 वैलेंसी दिखानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो 4 दिखा रहा है और जनरली भी 4 दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, दरअसल हमारा जो S में इलेक्ट्रॉन और P का गैपिंग जो होती है ना, एनर्जी गैपिंग की जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है, ओके। तो इसलिए आराम से आहिस्ते से कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन जब अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल यहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भैया हमारे में ना कूदने से काम नहीं चलेगा, एनर्जी लेके आना, ठीक है। डी ऑर्बिटल कहता है एनर्जी लेकर के आना, मैं बहुत दूर हूँ, दिल्ली भी बहुत दूर है,
ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा हूँ कि S और P में जंप करना तो आसान होता है लाल, S से आराम से P में चले जाओगे, लेकिन P से फिर D में जाना दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी एटम। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी एटम को जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्साइटेशन के लिए। अब कार्बन में क्या सिनेरियो है, कार्बन में डी ब्लॉक में तो कूद नहीं रहा, वो तो कह रहे हैं हम तो पी में जा रहे हैं, सेम एनर्जी के पी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो और हमें अच्छे से पता है, देखो ये रहा मेरा न्यूक्लियस, मैं बनाता हूँ, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ओके, और यहाँ पर है मेरा एस सबसेल NS, और ये है मेरा NP, और ये रहा मेरा ND, ठीक है। तो इनके बीच की जो गैपिंग है ना, डेट्स मैटर E1, और यहाँ से मैं कर देता हूँ E2, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर हम आहिस्ते से लिख सकते हैं कि डेल्टा E1 इज लेस 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 देन डेल्टा E2, ओके। चूँकि S और P के बीच में डिस्टेंस कम है, एनर्जी गैप कम होती है, इसलिए आहिस्ते से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लेकिन D के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब मेरे से पूछा जाएगा कि अच्छा तो एक्साइटेशन की केस क्या होगी, कैसे कैसे ये सब हो रहा है, और क्यों इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, है ना, क्यों इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और उसके लिए सूटेबल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं, ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारा S और P के बीच में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कम होती है, तो उसके पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन दो वजह से हो सकता है। पहला फ्री एक्साइटेशन, ठीक है, आहिस्ते से मन मुताबिक खुशी खुशी फ्री एक्साइटेशन, या नेचुरली, और अगर हम बात करें एक्साइटेशन दूसरे वाले की, दैट इज द फोर्स्ड एक्साइटेशन, ओके, फोर्स्ड एक्साइटेशन, ठीक है। फ्री और फ्री या नेचुरली एक्साइटेशन में कौन सा आता है हमारा, फ्री और नेचुरली एक्साइटेशन में हमारा आता है पीरियोडिक एक्साइटेशन, पीरियोडिक एक्साइटेशन। और फोर्स्ड में कौन सा आता है भैया, फोर्स में आता है हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज्ड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो पीरियोडिक एक्साइटेशन और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन दरअसल क्या है, देखिए पीरियड में कभी कभी एक्साइटेशन कभी कभी पीरियड में होने की वजह से होता है, यानी पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, हम जैसे सुने हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और क्या साइज में घटोतरी होती जाती है ना, साइड घटती जाती है ना। लेकिन ऐसा क्या हो रहा होता है। और फ्री नेचुरली ये क्या है, फ्री मतलब या फिर नेचुरली मतलब कि S से P में इट इज़ फ्री, आहिस्ते से जा सकता है, खुशी खुशी प्यार मोहब्बत में जा सकता है। लेकिन फोर्स मतलब S से D, P से D, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। अगर वो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा तब वह कूदेगा, नहीं तो कहेगा हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हम घूम घूम के वैसे ही थक गए हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो हमारी पीरियोडिक एक्साइटेशन हमारा फ्री या नेचुरली होता है, और फोर्स्ड एक्साइटेशन हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में आता है। यानी जाहिर सी बात है, हमें कुछ फोर्स करना होगा, कुछ न कुछ तो देना होगा, कुछ एनर्जी देनी होगी, या तो चार्ज करना होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या निगेटिवली चार्ज करते हैं, कुछ तो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि दरअसल क्या हो रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, लो मैंने यहीं पे कर दिया सब कुछ, ठीक है। चलो समझ लेते हैं।
यहाँ नहीं, मैं इसको आगे समझा देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं हम लोग चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो देखिए, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ऐसा है कुछ कि समझिए, एक हम लोग जानते हैं कि अगर एक न्यूट्रल है कोई एटम, सपोज दिस इज एन एटम, ठीक है, ये कोई एटम है और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज कर दूँ, पॉजिटिवली चार्ज को मैंने उल्टा दिखा दिया, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ तब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो न्यूक्लियस की पावर है वो बढ़ जाएगी। वो क्या करेगी, फटाफट 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 सबको लपेटना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अपना जेड इफेक्टिव यानी अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाना खूब तेज़ी से स्टार्ट कर देगी। तो क्या होगा, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज कीजिए ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक फोर्स ज़्यादा फील करने लगते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके। तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा मेरा ऑर्बिटल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, ठीक है। अब कहाँ चला गया, अब अंदर चला गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन, अंदर चले जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता, ठीक है। यही तो होता है हमारा पेनिट्रेशन। आप लोगों ने यही समझा होगा, पेनिट्रेशन तो यही होता है, हाँ जी यही होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा साइज कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा साइज कम हो गया है। और यहीं पर अगर मैं यहीं पे खुरापात कर दूँ, क्या खुरापात कर दूँ, अगर मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो यानी यहाँ पर हमारा वैलेंस शेल एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, लेकिन फिर भी साइज कम हो जाती है, फिर भी साइज कम हो जाती है। ये होता है मेरा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये होता है मेरा पीरियोडिक, ठीक है, ओके। इसे मैं दूसरे से दिखा रहा था, यस। हमारा साइज तो बढ़ना चाहिए था, ठीक है, बढ़ता भी है, लेकिन अगर हम पीरियड में जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ही अगर इलेक्ट्रॉन आते लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा पीरियोडिक एक्साइटेशन हो जाता है, यानी हमारा वैलेंस शेल तो बढ़ जाता है, वैलेंस शेल्स तो बढ़ जाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारा जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, ठीक है। इसलिए हम ये समझते हैं, यानी जेड इफेक्टिव की वजह से, जेड इफेक्टिव की वजह से जब भी हम, मैंने इलेक्ट्रॉन देने की बात कही क्या, सॉरी, जब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देता हूँ, ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ उल्टा बोल गया, यस। जब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देता हूँ और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, पीरियड वही रहता है, शेल वही रहती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है, साइज कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई या तो न्यूक्लियस यहाँ से फोर्स लगाए, चाहे इलेक्ट्रॉन वाले यहीं से फोर्स लगाएं, ठीक है, दोनों में साइज तो कॉन्ट्रैक्ट करनी है। जेड इफेक्टिव की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी इसे पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक। और इसे हम चार्ज की वजह से कहते हैं, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ओके, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए, अब हम ये समझ गए हैं, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में सीख रहे थे कि अगर हम किसी को चार्ज कर दें, ठीक है, किसी में को चार्ज कर दें, अगर पॉजिटिव, अब अगर सोचो मैंने यहीं पर जो मैंने उल्टा बोला है उसे भी सीधा कर देते हैं भाई ठीक है, माई मिस्टेक। यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस है और ये रहा मेरा ऑर्बिट, और यहीं पर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूँ, ठीक है, सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ओके। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या होता है, रिपल्सन चालू हो जाएगा, भाई सेम सेल इलेक्ट्रॉन जितनी की औकात उससे भी ज़्यादा हो गया, है ना, तो हमारा रिपल्सन चालू हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा होने लगेगा, तो यहाँ पर हमारी साइज एक्सपेंड कर जाती है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा मेरा न्यूक्लियस, हमारा साइज पहले ऐसे था,
ठीक है, ये ऐसे था, ये अब एक्सपेंड कर गया, ठीक है, ये एक्सपेंड कर गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे शेलिंग हो रही होती है, शेलिंग हो रही होती है कि अब हम अंदर नहीं आने देंगे, बाहर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है, यहाँ हमारा शेलिंग हो रही, लेकिन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एक्साइटेशन की क्रिया होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होना स्टार्ट कर देती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक और लूँ एक एग्जांपल, ठीक है, यहाँ और तो कुछ नहीं है ना, नहीं है, यस, ठीक है। तो चलिए एक और शेल का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ओके, ये रहा मेरा प्लस, और यहाँ पर है मेरा NS, और यहाँ पर है मेरा NP, और ये रहा मेरा ND, ठीक है, NS NP और ND, और मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा अब न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, है ना, बहुत बढ़िया से तगड़ा सा अट्रैक्शन देगा, ऐसे ऐसे, लेकिन क्या S ऑर्बिटल के ऊपर हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, ज़्यादा खींचेगा भाई, पास है, ज़्यादा खींचेगा, एकदम जोर लगा के हैशा वाला लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए, S बहुत ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, S सबसेल अंदर चल जाना चाहिए था, एकदम खुला चला जाना चाहिए था। यहाँ पर P में कम लग रहा होगा इसके तुलना में, ठीक है, और D में थोड़ा कम लग रहा होगा और सबसे कम लग रहा होगा। तो हम कह रहे थे कि भैया नहीं, D वाला कम हो जाना चाहिए, P वाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और S वाले को तो अंदर घुस जाना चाहिए था अब तक। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, समझाता हूँ। देखिए, इसके पहले जो फुल्ली फिल्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसको सील्ड कर रहे होंगे, धक्का मार रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर NS का कम कॉन्ट्रैक्शन होता है, S ऑर्बिटल का कम कॉन्ट्रैक्शन होता है, P और D का बहुत ज़्यादा होता है। क्या समझे, N का कम लेकिन D का ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे केस में ये कि यही हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि भैया जब भी आता है, ठीक है, S के ऊपर तो ज़्यादा फोर्स खींच रहे हैं, हम तो अपना तिगड़ा पूरा लगा ही दिए हैं, लेकिन हमारा फुल्ली फिल्ड जो उसके नीचे वाला शेल है, उसके इलेक्ट्रॉनों को ये मंजूर नहीं है। वो कह रहा है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम पीछे ही जाओ, है ना। वो रिपल्सन कर रहे हैं, वो रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे को, और रिपल्सन कहाँ ज़्यादा फील किया जा रहा है, इसमें, यानी S सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील कर रहा है, NP कम, ND तो कुछ कर ही नहीं रहा, ND तो बहुत कम कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, D, सबसे कम कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, S, ओके। तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा हो चुका होगा। सिनेरियो कैसा होगा, यहाँ पे प्लस है ना, और क्या हुआ हमारा यहाँ पे हमारा आ गया S इस साइड, NS, और अब इन दोनों के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी, ये हो गया NP, और ये हो गया मेरा ND, ओके। यानी एनर्जी गैप कम हो गई, एनर्जी गैप कम हो गई तो आहिस्ते से इलेक्ट्रॉन कहेगा अब हम चलते हैं, अब हम जाएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी प्यार मोहब्बत में कूद जाएगा, ठीक है, आराम से कूद सकता है, ठीक है। S से D में जाहिर सी बात है आराम से चला जाएगा। यहाँ की केस की एनर्जी क्या थी, देखिए यहाँ को अगर मैं एनर्जी लेवल ड्रॉ करूँ, ठीक है, एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर हमारा S यहाँ था, P यहाँ था, लेकिन D यहाँ था, ठीक है। ये रहा मेरा S, दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे मेरा S में एक यस, और ये मेरे 3 P में, और यहाँ मेरा D खाली है, ठीक है। अब अगर S में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके D में जाना है, ठीक है, तो अब देखो S से P के बीच की जो एनर्जी गैप है ना, डेल्टा E1, और P से D के बीच की एनर्जी गैप डेल्टा TE2 है ना। तो E1 और E2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। और साथ में अगर S से
डी में जाएगा तो कितनी एनर्जी को क्रॉस करना होगा, E1 प्लस E2। देखो मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसे कि कैलकुलेशन पार्ट भी आता है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इन सब का बहुत ज़्यादा यही आने वाला है थर्मोडायनेमिक का, ठीक है। तो इन सबको मैं कैप्चर करके चल रहा हूँ। तो क्या करना है, जब एक्साइट कराएंगे एस से डी में तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से उठा करके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालेंगे, ठीक है। यानी हम इन दोनों एनर्जी को क्रॉस करके जाएंगे। पी तक तो ठीक भी है, चला भी जाएगा, लेकिन डी तो औकात के बाहर हो जाती है ना। तो यहाँ तो जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, कह रहा है कि अब हम ना जा पाएंगे। अब यहाँ चेक करते हैं, अब तक के एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा जब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, जब चार्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जब इन दोनों के बीच की जो एनर्जीज थी वो कम हो गई है ना। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, देखिए थोड़े इसी से बनाता हूँ मैं। ये रहा मेरा ऑर्बिटल और ये रहा मेरा S और ये रहा मेरा P और ये रहा मेरा अब D। ओके, 5 होते हैं, मैंने 5 बना दिए, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये रहा मेरा एक, ठीक, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब डी में जाना है। डी में जाएगा कैसे, सोचो। डी में जाएगा तो अब तो आसानी से जा सकता है ना। देखो अब तो ये एनर्जी गैप्स जो हैं वो घट चुकी हैं। अगर मैं कहूँ ये डेल्टा E1 डैश और ये हो गया डेल्टा E2 डैश, है ना। तो अब क्या हुआ, अब जो है एनर्जी घट चुकी है ना। यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1 डैश एंड डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2 डैश, ठीक है। यानी यहाँ पे एनर्जी जो एनर्जी गैप थी वो घट गई है। यानी अब आराम से आहिस्ते से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ पर जा सकता है, यानी वहाँ पर एक्साइट हो सकता है। तो ये होती है एक्साइटेशन, ठीक है। यहाँ होता है एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे एक्साइट कर रहा है कोई एटम, कैसे कैसे एक्साइट नहीं करता है, कैसे आगे जाता है, कैसे नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने पिछली बार वो भी डिस्कस किया था कि एक्साइटेशन क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। सपोज मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि एक्साइटेशन होने के लिए भैया सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पर अगर जो भी सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम अगर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ जुड़ा हो, ठीक है। अपने से ज़्यादा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए कोई तो होना चाहिए जो एक्साइटेशन करवा सके। अभी कार्बन नाइट्रोजन की बात अलग है यार, वो तो उसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एक्साइटेशन तो शो होगा ही नहीं। कार्बन में हो जाएगा क्योंकि एस से पी में ही जाना है, छोटी डिस्टेंस करनी है। जब थर्ड ऑर्बिटल के आगे चलते हैं, सेकेंड ऑर्बिटल नहीं थर्ड ऑर्बिटल के यहाँ पहुँचते हैं, थर्ड ऑर्बिटल से हमारा डी ब्लॉक का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। जब डी ब्लॉक का सिलसिला स्टार्ट होता है तब आती है मेन दिक्कत। तब तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल हो गए ना, पहली शर्त कंप्लीट हो गई हमारी, है ना। अब क्या, अब हमारे एनर्जी गैप का मामला आता है। तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती वाला कोई एटम रहेगा तो वो एक्साइटेशन के लिए मजबूर कर देगा, है ना। वो एक्साइटेशन के लिए मजबूर करेगा, मतलब ऐसा क्यों करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच लेगा। खींच लेने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाने की वजह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तो उसके बाप को भी ले आना पड़ेगा भैया। अब तो वो एक्साइट करेगा ही करेगा, जितना बोलेगा एक्स उतना करेगा वो एक्साइट, है ना। लेकिन अगर अपने से कम में किसी के पास जाता है, जैसे H के पास आ गया और इस सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन मत समझना, सेंट्रल एटम अगर H के साथ ट्रीट कर रहा है यानी अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आ रहा है, तो ऐसे केस में मतलब हमारा एक्साइटेशन नहीं होगी, कतई नहीं होगी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मे बी एक्साइट, मे बी और मे नॉट,
जैसी कंडीशन, जैसे हमारा Pf3 और Pf5 दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा उसका कोवैलेंसी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ रहेगा तो यहाँ मे नॉट या अच्छे से लिख देते हैं कांट, कैन नॉट, कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ PH3 तो गुड, लेकिन PH5 डजंट एग्जिस्ट, नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या देखनी है, दूसरी बात ये देखनी कि भैया स्टेरिक सेंसिटिव होता है, हमारा एक्साइटेशन क्या होता है, स्टेरिक सेंसिटिव होता है, ठीक है, स्टेरिक सेंसिटिव होता है। और सही बताऊं, स्टेरिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, सही बताऊं, स्टेरिक वाला जहाँ पर भी हाथ घुसेड़ा है ना, वहाँ पर उल्टा ही काम किया है। जीओसी में चले जाओ अपोजिट, इनऑर्गेनिक में आ जाओ अपोजिट, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़, यानी एटम को भी नहीं पसंद है भीड़ भाड़, एटम को भी नहीं चाहिए कि हम भीड़ भाड़ में जाएं, ठीक है। तो हमारा क्या कहने का मतलब है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमारा जो एक्साइटेशन है वो कम हो जाएगा। जैसे ICL7, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो इसके बीच इसके बारे में है, जो ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पर अपने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे कि दरअसल आगे क्या स्टोरी चल रही है, आगे हम लोगों को क्या क्या सीखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्साइटेशन हमारा ख़त्म हो जाता है, एक्साइटेशन में क्या क्या हम लोगों ने जाना है, कैसे कैसे जाने हैं, हम सब बता चुके हैं। अब आगे आपको एक्साइटेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब नहीं आएगी, ओके। अब आप समझ गए हो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा जाता है, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय या प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन टू एक्सप्लेन हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। देखिए, इतिहास होते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ वैज्ञानिक भी थे, उन्हें भूलो मत, ठीक है। इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन, याद नहीं करना है, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसे एक्सटेंड किया था पॉलिंग ने, याद होगा तो पॉलिंग ने ही इस इलेक्ट्रो निगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था, पॉलिंग रूल भी बताया जाता है, स्लेटर ने भी इसमें काम किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। कह रहा है द मीन में गलत टाइप कर दिया। द मेन पॉइंट ऑफ द थियरी इज, मेन पॉइंट क्या है इस थियरी का, इस थियरी का मेन पॉइंट है टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। मतलब क्या कि ये कैसे फॉर्म होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, आइए समझते हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सबसे पहली बार कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, ये ओवरलैपिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पहली बात। और बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। ओवरलैपिंग और मिक्सिंग में बहुत अंतर होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ऐसे आया ओवरलैप, घुस गया, मिल के एक हो गया मिक्सिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करते हैं हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल के साथ, तब यहाँ पर हमारी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये बॉन्ड की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम
अब इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, रिजल्टिंग जो बॉन्ड होता है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन के होते हैं, है ना, अपोजिट स्पिन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, है ना। अगर दोनों एक ही स्पिन में रहेंगे, है ना, सपोज कर दोनों अप स्पिन में रहें या दोनों डाउन स्पिन में रहें, ऐसे केस में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहेगा हमको कहीं कॉपी कर रहा है रे, भगा देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात की जाती है, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट अनदर पॉइंट। द ऑर्बिटल्स कम टुगेदर टू ईच अदर फ्रॉम डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। मतलब क्या, ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो ऐसे डायरेक्शन में आकर के ओवरलैपिंग करते हैं जहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके, ऐसे डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करेंगे जहां पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो। ऐसे समझो, अगर आपको बोला जाए, अगर या आपका मन कर रहा हो कि किसी के साथ कुछ अच्छी बातें किया जाए, किसी से दोस्ती किया जाए, थोड़ा सा प्यार बांटा जाए, है ना, किसी के साथ आप बैठ कर के एक कॉफ़ी पियो, तो वो सही जगह कहाँ होगी? वॉर में, युद्ध के मैदान में मस्त चुस्कियाँ लेते हुए कॉफ़ी से बात करोगे? कभी नहीं ना। वॉर में जा कर के बतियाओगे, वहाँ पे सब भून देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट या फिर पार्क वगैरह में जाओगे, शांत जगह जाओगे, है ना। तो ऐसे जगह जा कर के आप अपना वक्त गुजारेंगे, ऐसे अच्छे जो दोस्त को बनाएंगे जो पीस में जा कर के बात कर सके, ठीक है। वार में बात नहीं होती है, वार में लड़ाई होती है, चिल्लाहट होती है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, ऑर्बिटल कम क्लोजर व्हेन ईच टू ईच अदर, ऐसे डायरेक्शन में आते हैं ताकि ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सके। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज द इम्पॉर्टेंट वन फॉर वी पीपल, ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। नाउ लेट्स गेट अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर्स। अब भाई जब एक डायरेक्शन में ही आकर के ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इनका कैरेक्टर कैसा होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का होगा। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो ऑर्बिटल कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है? एस ब्लॉक। बॉन्ड कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, extent of overlapping directly proportional to the strength of chemical bond। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड चाहिए, है ना, तो ऐसे केस के लिए अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने केमिकल बॉन्ड की, तो ऐसे केस के लिए हमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, अच्छी खासी इफेक्टिव ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं वन बाय वन चीज़ों को। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा था ये, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके। सबसे पहले इसको समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ओवरलैपिंग से और दो हाफ फिल्ड, ठीक है। तो समझिए कि मेरे पास दो एटम्स हैं, ओके, ये रहा मेरा दो एटम, और उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और कहा गया है अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब ओवरलैप आकर के कर रहा है, अब ओवरलैप आकर के कर रहा है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करेगा तो देखिए हमारे पास ये जो बड़ा सा ऑर्बिटल है वो छोटे वाले ऑर्बिटल के साथ यानी ओवरलैप कर रहा है ना, मिक्स नहीं किया, ओवरलैपिंग कर दिया, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल का और एक इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन में था इस वाले ऑर्बिटल के साथ मिल गया, और यहाँ पर ओवरलैपिंग की क्रिया हो गई, यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की कंडीशन फॉलो हो गया, फिनोमेना हैपन हो गया, तो दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग। आ कैसे छप जाना, ठीक है ना, मिक्सिंग नहीं हुआ, मिक्सिंग दोनों मिलके दो जिसमें एक जान नहीं हो गए, ओवरलैप कर गए, हाथ मिला लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका मतलब बेटा हाफ फील्ड और अपोजिट स्पिन का। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक डेटिव बॉन्ड होता है, ऐसा किसी ने बताया था? मैंने बताया था क्या? अच्छा, मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे? उसमें तो ससुरा एक्कर होता है, एक्कर में कुल रहता है, ये तो फैमिली पैकेज मिलता है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाला खाली होता है, ठीक है। तो कौन सा गलत बताया गया था भाई? यहाँ पर भी बात सही की गई थी। देखिए दरअसल खाली वाला भरे वाले के साथ ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग करने के बाद हमारा कोई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और यही बॉन्ड हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। दिख रहा है? यस, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग वो भी हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल की हुई अपोजिट स्पिन वाले स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, नाउ इसकी बात की जा रही है मैक्सिमम ओवरलैपिंग। देखिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है एक बॉन्ड की, जो अभी आगे बताई जाएगी, अभी आगे हम समझेंगे इसके बारे में, चिंता मत करना, आगे भी इसको बात की जाएगी, अभी ये यही ख़त्म नहीं होगा, इसकी थ्रू आउट बात चलेगी। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में आकर के ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा। यस, हाँ, बैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द वैलेंसी सेल can enter into bond formation if they can be unfair first and shifted to vacant orbitals of slightly higher energy of the same energy shell। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये सिंपली यही कहना चाह रहा है कि भाई हम कहना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी इन शेयर्ड विद अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी शेयर्ड है, यानी किसकी बात कर रहा है? लोन पेयर वाले की बात कर रहा है ना। एंड गेट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन, और वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में आ सकता है इफ दे कैन अनफेयर फर्स्ट एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल। यानी यार जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश में इतना बड़ा सा कुछ तीन टर्म दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक्साइटेशन की बात कर रहा है क्या? ये हमारी एक्साइटेशन की बात कर रहा है क्या? अरे हम फास्फोरस में तो देखे थे कि हमारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था एस का, और ये मेरा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। और ये क्या था? ये पहले क्या हुआ? ये सबसे पहले अनफेयर्ड हुआ, ठीक है, सबसे पहले अनशेयर्ड हुआ ये, ठीक है, और फिर कहीं जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, ओके, फिर कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में जाकर के पार्टिसिपेट किया। यानी जाहिर सी बात है ये एक्साइटेशन की बात कर रहा है, जो इतना हम लोग बढ़िया घेर के आ रहे हैं वो हमको अभी बता रहा है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी यही कहती है कि एक्साइटेशन ज़रूरी है किसी भी बॉन्ड को करने के लिए, अगर वो ऑलरेडी शेयरिंग में है तो, अगर इसकी बात की जाए तो, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के, ओवरलैपिंग के। देखिए इसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। और यस, ये दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, और ये दोनों आकर के एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। अब ये मत करना कि ये तो 3 लोब्स वाला आ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे वाला भी बना नहीं है, वो नहीं दिखाया गया आपको, बस पाई और सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है। एंड ऑन, ठीक है, ओवरलैपिंग भी 3 तरीके से होती है, ठीक है। पहली ओवरलैपिंग होती है एंड ऑन, दूसरी होती है लैटरल, और तीसरी होती है एंगुलर, ओके, एंगुलर ओवरलैपिंग। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर पी ऑर्बिटल आपस में जब लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो रहा है ना ओवरलैपिंग,
ये क्या, ये मिक्सिंग हो रही है? नहीं ना, ये एक दूसरे से साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शेयर हो गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बना और यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा। अभी इसके बारे में और आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बना और ये वाला जो कंडीशन दिख रहा है ना आपको, ये वाला इसके भी आगे वाला है। ये वाला कौन सा है? यहाँ डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड, है ना। यानी चार लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ कितनी लोब्स ओवरलैप की? 2 लोब्स। यहाँ कितनी लोब्स ओवरलैप की? यानी पाई बॉन्ड में कितनी ने किया? 2। पाई बॉन्ड में 2 लोब्स ने किया, यहाँ पर 1 लोब, एक लोब का ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ पर 2 लोब्स का, यानी 4 लोब्स का ओवरलैपिंग हो रहा है। और यहाँ पर 8 लोब्स का ओवरलैपिंग होगा, यानी 4 लोब्स के साथ जाकर के चिपकेंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर 4 बॉन्ड बनता है। कहाँ गया पेन मेरा? यस, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनता है। 1 2 3 4 बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको आगे समझेंगे, अभी समझते हैं। इतना क्लियर हो गया? एक्साइटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, समझते हैं। इसने कुछ बोला, इसने बोला कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात की इसने, ठीक है। इसने क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात की इसने, यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड के बारे में बात किया इसने, है ना। बॉन्ड कब स्ट्रेंथन होगा, बॉन्ड कब एक्सटेंडेड होगा? जब वो ओवरलैपिंग अच्छा करेगा। यानी यहाँ पर इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब क्या? इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग is directly proportional to strengthening of bond, ओके। जितना ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथन होता रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी हमारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के डायरेक्टली ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्ट्रेंथन ऑफ बॉन्ड या फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आई मीन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सॉरी, 2 मैंने बोल दिया, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मुझे जगह कम पड़ेगी क्या? नहीं, ठीक है, चलेगा। पहली होती है मेरी साइज, ठीक है। साइज के बारे में बात की जाती है कि कौन सा कैसा साइज होगा, किस तरीके का साइज का किसकी बात की जा रही है? साइज के बारे में बात की जा रही है हमारी एटम्स की, है ना। जो एटम्स की साइज होगी, यानी जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की साइज होगी, उसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है कि हमारी ओवरलैपिंग कैसी होगी। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। यानी सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ओके, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है। सपोज करो अगर मान लो मेरे पास इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा एटम है, आपस में ज़्यादा ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कि यार उनमें ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी कम हो चुकी होगी और अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितना अच्छे से, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो 2 गुब्बारों को लेकर के देखो, जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं ओवरलैप करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे से नहीं ओवरलैप कर सकते। लेकिन वहीं छोटे छोटे गुब्बारों को ले लो तो वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइज इफेक्टिव ओवरलैपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा है हमारा डिफ्यूजन। इसे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, डिफ्यूजन। ओके,
डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल या डिफ्यूज लोब के की बात की जा रही है। डिफ्यूज लोब मतलब फैल जाना, फैल गया, ठीक है, तो फैल जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा डिफ्यूज़न अगर होगा, मान लो अगर मेरा डिफ्यूज़न होता है तो क्या होगा, सपोज़ करते हैं कि मेरे पास इसका मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, इसको ऐसे को ऐसे रखूँगा, ऐसा एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और अब डिफ्यूज़ हो गया, थोड़ा सा फैल गया, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सा हो गया, ठीक है, डिफ्यूज़न हो गया इसके अंदर, और ये डिफ्यूज होकर के थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ थी, ठीक है, अब वो फैल चुकी होगी, अब वो ज़रा दूरी दूरी पर होगी, है ना, अब दूरी दूरी पर होगी। अब जो ओवरलैपिंग होगी वो उतना अच्छा नहीं होगा ना, अब उसकी जो टेंडेंसी होगी, जो स्ट्रेंथन होगी, वो उतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, केवल भर्ती करना तो नहीं होता, जैसे आप IIT JEE मेंस की या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या केवल भर्ती कर ले, केवल एडमिशन दे दे, ऐसे में तो बहुत से गधे भी पहुंच जाएंगे, है ना। नीट कब रह जाएगा, जब स्टैंडर्ड मतलब बढ़िया पीपल कब मिलेंगे, बढ़िया अच्छे IITians कब निकलेंगे, क्योंकि वो जब बढ़िया का सिलेक्शन करेंगे, है ना, अच्छे लोग जा करके जो इफेक्टिव अपना दें, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा हो सके। बड़ा सा रूम में 4-5 लोग रहने वाले बस रह गए, एक बड़ा हॉल जो कि 20 लोगों के बराबर है, उसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो अच्छी ओवरलैपिंग तो होगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा बॉन्ड की, तो ये चीज़ उलट जाती है। फिलहाल अभी पाई, सिग्मा और पाई के लिए जो होता है हमारा डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट डेल्टा बॉन्ड के बारे में बात करें तो डेल्टा बॉन्ड के बारे में बात करें तो डेल्टा बॉन्ड देखो 4 लोब्स के ओवरलैपिंग से बनता है। 4 लोब्स के ओवरलैपिंग कब होगी, जब उसमें ओवरलैपिंग हो पाए, है ना। तो जब लोब्स बड़े बड़े रहेंगे, जब लोब्स डिफ्यूज रहेंगे, तो आसानी से वो ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। पाई बॉन्ड बनना तो आसान है ऐसे ऐसे, लेकिन 4 लोब्स का ओवरलैप कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको लोब को बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हमारा जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन then directly proportional to effective ओवरलैपिंग। लेकिन अभी आपको बता दूं कि हमारा जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए यानी JEE मेंस और नीट के लिए जितना होने वाला है, वो केवल इतने पर रहने वाला है, ठीक है, कि जितना कम डिफ्यूज उतना अच्छा ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, और तीसरा फैक्टर है मेरा, दैट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ओके, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब हमने अभी पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारा डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वहाँ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शनल हम चेक करेंगे कि कौन सा बॉन्ड कैसा है, या नेचर ऑफ ओवरलैपिंग चेक करेंगे कि क्या वो डायरेक्शनल है। जाहिर सी बात है, हमें डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ही अच्छा, इससे ये डी लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अच्छा ओवरलैपिंग देगी जब हम वहाँ पर एक किसी डायरेक्शन में करवा रहे होंगे। तो डायरेक्शनल कौन कौन होता है, सोचो। हमारा जो डायरेक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा P D F के बारे में तो बात कम ही करेंगे, एस हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और P और D हमारा डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यानी ये एक ऐसे वाला और एक ऐसे, ये तो हमारा नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो हमारा ये डायरेक्शनल होता है। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्शनल और किसकी साइज किसका कम होता है,
साइज एस का, फिर पी का, फिर डी का होता है, लेकिन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पी की ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि पी में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी एस से, ज़्यादा होगी डी से, ज़्यादा होगी एफ से। अच्छा, ये एस कहाँ आया? साइज की वजह से आया, ठीक है, ये साइज की वजह से आया, ठीक है। अब आप समझ गए हो, अब अच्छे से समझ में आ गया है ओवरलैपिंग किसके किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है ना। अच्छा, पाई बॉन्ड क्यों, पाई बॉन्ड ही ज़्यादा क्यों ओवरलैप्ड किया, यानी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, सिग्मा क्यों नहीं हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, अच्छा अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एंड ऑन ओवरलैपिंग से होते हैं, एंड ऑन ओवरलैपिंग से होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एंड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ पर सपोज कीजिए ये P है, तो ये दूसरा P है। अगर ये जो बॉन्ड, ये जो ओवरलैपिंग हुई ना, यही हमारा कैसा बना दिया मैंने, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ठीक, तो ये हमारे जो ओवरलैपिंग हुई, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन वही पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड मेरा कुछ ऐसा होता है, और इसको मैं दूसरे से शेयर करवाता हूँ। यस, ओके, देखो ये मेरा लेटरल ओवरलैपिंग बनी है, यानी यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो कह रहा है कि ओवरलैपिंग जो होती है ना, वो एंड ऑन में ज़्यादा होती है ना, एंड ऑन में ज़्यादा ओवरलैपिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी है ना, यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैपिंग हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर मेरा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने उसके बारे में बात की, सपोज यहाँ पर इसके बारे में बात की, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ कि 1s की बात करते हैं, अगर 1s की ओवरलैपिंग हो रही है और कहीं पर 2p की ओवरलैपिंग हो रही है, तो किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा? जाहिर सी बात है, साइज इसका छोटा है तो इसका ओवरलैपिंग यानी इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ मैं कि 1s और 2s की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2s की, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, हमारा 1s जीत जाएगा क्योंकि इसकी साइज छोटी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1s और 1p, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमारा p जीत जाता है ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल वैल्यू की वजह से। तो इसके बारे में आज मुझे लगता है कि इतना नॉलेज काफ़ी है, ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा होने ही वाले होंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सवाल लगाएंगे और भी जानेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, सिग्मा, पाई, डेल्टा के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे इनके फॉर्मेशन हुए हैं। अभी आप लोगों के लिए सिग्मा और पाई जानना है, डेल्टा में एडिशनल बता दूंगा। और फिर हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाता है ना, यस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जंप आउट कर जाएंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। एक ओवरलैपिंग भी हमें अच्छे से जानना है, ये सब अगले सेशन में होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक्सरसाइज भी इसके ऊपर करेंगे, अच्छे अच्छे फीचर्स को समझेंगे, ठीक है, एकदम दिमाग खोल देने वाला। और हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है ना कि क्या ही कर देगा समझो, मतलब एकदम दिमाग का परखच्चे उड़ा के रख देगा, और वो हर जगह यूज होने वाला है। बॉन्ड एंगल वगैरह, बॉन्ड की स्ट्रक्चर वगैरह उसी से डिसाइड होती है। जीओसी में काम आने वाला है, इसमें काम आने वाला है, कोऑर्डिनेशन में काम आने वाला है, आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।